हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। हमारे आज के शो के मेहमान एनिमल साइंसेज में महारत रखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के वाइस चांसलर हैं। हम बात कर रहे हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद साहब की। उनसे हम आज मिलेंगे, उनके साथ पूरा दिन गुजारेंगे, जानेंगे उनकी शख्सियत के बारे में और इस यूनिवर्सिटी के बारे में। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम ज़ोया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका और सिटी 42 का कमिंग टू दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन व्हिच इज़ द हिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट 139 इयर्स। वाओ, वी आर ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सर। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज की हिस्ट्री के बारे में बताइए हमें। जी ज़ोया, मैं चाहूँगा कि आपको रोल ऑफ ऑनर पे बताऊँ। ये दरसगाह वेटनरी एजुकेशन की 100 तकरीबन 40 साल पर मुहित है। 1882 में अगर आप देखें तो पहले प्रिंसिपल थे जो लेफ्टिनेंट कर्नल कैटलवेल, और उसमें ये इस वक्त स्कूल था 1882। उसके बाद 1900 में स्कूल से ये अपग्रेड होके कॉलेज बना, और फिर 2002 में कॉलेज के बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस को इसको प्रमोट किया गया। और इस दौर में जो शुरू का दौर था उसमें सारे ब्रिटिशर्स और इंग्लिश प्रिंसिपल्स थे, और फिर जब पाकिस्तान बना 47 के बाद हमारे डॉक्टर सेठ सरवर थे, इनके नाम पे हमने एक हॉस्टल का भी नाम रखा है। और उसके बाद फिर ये 2002 में जब यूनिवर्सिटी बनी तो वो प्रिंसिपल के बजाय फिर वाइस चांसलर शुरू हो गए। तो मैं 5वां वाइस चांसलर हूँ। अच्छा, और इसके बाद से ये जो 1, 2, 3, 4 ये बोर्ड्स जो हैं ये उन 140 साल की जो हिस्ट्री है उसको उस पे मोहित है, उसको डिपिक्ट कर रहे हैं। जो लोग जिस डेजिग्नेशन पर तैनात रहे प्रिंसिपल, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, और फिर कुछ मेडलिस्ट्स। कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से भी इस इदारे में मैं बताना चाहूँगा कि 1968 में जो मेक्सिको ओलंपिक्स हुई, वहाँ जो पाकिस्तान ने गोल्ड हॉकी में लिया, उसके जो कप्तान थे वो भी हमारे अलुमनाई हैं। तारिक अजीज़ साहब माशाल्लाह हयात हैं और हमारे फॉर्मर सिंडिकेट के मेंबर भी हैं। ही वाज अ स्टूडेंट एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के विजन के बारे में हमें बताइए। जी, मैं बताना चाहूँगा इस यूनिवर्सिटी का जो विजन है, दैट वी एस्पायर टू बिकम a nation's leading and public sector university with global recognition in our quality of teaching, research, extension, and also the economic development of this great country, Pakistan. आप हमें अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए। ज़ोया, मेरी पैदाइश लाहौर शहर की है और मेरी मैट्रिक तक की तालीम सेंट एंड्रूज़ हाई स्कूल लाहौर से, और फिर आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, मेरी FSc वहाँ से, और फिर मैं इधर ही आ गया। ये कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेस था उस वक़्त। यहाँ से 4 साल में DVM किया, फिर मास्टर्स किया। फिर मेरी मुलाजमत तकरीबन 15 साल इस्लामाबाद में एक इदारा है एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, वहाँ थी। और फिर मुझे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने वजीफ़ा दिया PhD के लिए। तो
उसमें फिर मैंने वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से 1996 में पीएचडी कंप्लीट की, और फिर एक और स्टेंट मैंने न्यूयॉर्क में 3 साल का किया, और फिर ये यूनिवर्सिटी नई नई बन रही थी तो यहाँ अप्लाई किया, और फिर एज अ प्रोफेसर 2003 से मैं इस इदारे के साथ मुंसलिक हूँ। वो टाइम पीरियड जो आपने एज अ स्टूडेंट यहाँ पर गुजारा 6 साल का, उसमें उसके तजुर्बात, वो वक्त, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। एक जो खूबसूरत अब भी हम उसको मेंटेन करते हैं कि इस इदारे में हमारे साथी जो 100 की क्लास थी, कोई 7-8 हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स थे। अच्छा। जॉर्डन से थे, मलेशिया से थे, गर्ल्स भी थी। बिल्कुल, और मॉरिशस से थी, और फिर केपीके से थे, बलूचिस्तान के बच्चे थे। अच्छा। और फिर मेजॉरिटी पंजाब के एजेके के बच्चे थे हमारे। अच्छा। साथ। तो वो बॉन्ड अब तक उनके साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अच्छा। और वी ऑल द टाइम, हमारे बहुत से साथी इस वक्त कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और प्रोफेशनली माशाल्लाह दे आर डूइंग एक्सीलेंट। उनसे लेकिन आप लोग कनेक्टेड भी हैं। जी जी। आपको ज़िंदगी में किसी शख्सियत ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है? जी, मैं फिर मेरे ख्याल इसी इदारे की बड़ी मरहून व मिन्नत हूँ कि मेरे असातिज़ा जो थे डीवीएम में ही, प्रोफेसर मंजूर साहब, बाद में वो माशाल्लाह हयात हैं अभी, और पहले वाइस चांसलर का भी एजाज़ उन्हीं के पास जाता है। इस यूनिवर्सिटी जब बनी तो वो उन्होंने मुझे जो पढ़ाया, और मैंने फिर सोच लिया कि मरना जीना इसी स्पेशलाइजेशन में है। तो और उसके बाद मैं इस्लामाबाद में जब गया तो वहाँ एक प्रोफेसर अरसलान, वो भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उनसे बहुत कुछ सीखा। और फिर जब मैं तकरीबन 5 साल यूएसए में था तो मेरे जो मेंटोर थे प्रोफेसर कीथ इंस्कीप, अभी हालिया में उनकी ऑबिचुअरी हुई। बहुत न सिर्फ जोया तालीम बल्कि इन तीनों से मैंने तरबियत जो है वो भी सीखी। 1996 में यूएसए से आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। लाहौर वापस आने की वजह क्या थी? बड़ा दिलचस्प सवाल है। और एक कि मैं जब पढ़ने गया तो मेरी कोई बाइंडिंग नहीं थी। ये मुझे अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने, जहाँ मैं पढ़ा, उन्होंने वजीफ़ा दिया, लेकिन और बड़ी सख्त ट्रेनिंग, 12, 14, 16 घंटे पर आवर काम किया मुसलसल 4.5 साल। लेकिन मेरा यही था कि जो कुछ सीखा है यहाँ से मैं वापस अपने मुल्क जाऊँ, और मैं उसका 5-10% भी अगर कंट्रीब्यूट करूँ तो वो मेरे लिए बड़ा बासे इफ्तिखार होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत से मौक़े दिए, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी उसको रिकग्नाइज़ किया। बेस्ट टीचर अवार्ड HEC ने दिया, प्रोडक्टिविटी अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने 3 दफ़ा दिया, और 2008 में जो एक सिविल अवार्ड है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सितारा इम्तियाज़ भी अल्लाह ताला ने, मैं बहुत ही हम्बल्ड हूँ और ममनून हूँ कि जिन्होंने मेरी काविशों को, रिसर्च की, तहकीक की सराहा। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किस किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं? हमारी जो विज़न है पूरी टीम की, वो ये है कि हम जो हमारे मेजर प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह वेटनरी मेडिसिन इज़ 5-year प्रोग्राम, हम नेशनली तो एक्रेडिट हैं, लेकिन हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनली भी हम एक्रेडिट करा सकें। ये बड़ा एक कठिन मरहला है, सफ़र है, लेकिन हमने वो सफ़र शुरू कर दिया। हम जब नीचे पोडियम में खड़े हिस्ट्री बोर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, और 140 साल की जो तारीख़ है उस पर मोहित जो अरसा है वो सारा अपने बयान किया, स्पोर्ट्स का जिक्र भी आया था। मैं जानना चाहूँगी कि इस यूनिवर्सिटी में साल हर साल किस किस्म की स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के साथ की जाती रही हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ एकेडमिक्स में टॉप 10 HEC ने जब रैंकिंग की 2011 में आई, और अभी भी QS रैंकिंग में भी जो टॉप 16 की यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उसमें भी युवास शामिल है। और हमारी जो मेजर स्टूडेंट्स हैं, वो एक बच्ची हमारी चेस की नेशनल है,
हमारे वेट लिफ्टिंग में इंटरनेशनली सैफ, और उसमें हमारे हमारा बट उसका नाम है, हमारा MBA का स्टूडेंट, उसने फार्मेसी का भी स्टूडेंट, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में नेशनल नहीं इंटरनेशनल उस पर रैंकिंग की। और इसी बात को आगे HEC ने भी इस साल जो तरक्याती काम हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स एकेडमीज़, जैसे आप पूरी माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, और उन्होंने एक कामयाब जवान के नाम से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है 2 बिलियन रुपए का, तो उसमें वो 10 यूनिवर्सिटियां चुनी हैं, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी भी ऑन बेसिस ऑफ क्वांटिफाइड आवर अचीवमेंट्स हमें एक रेसलिंग की एकेडमी 130 मिलियन की इंशाल्लाह 2 साल में यहाँ हम तामीर करेंगे। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे पूरे मुल्क में वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस की कितनी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं? हाँ जोया, इस तकरीबन 15 पब्लिक सेक्टर में हैं, राइट फ्रॉम KP के पेशावर से लेकर गोमल है और पिंडी है, फिर उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी है, और फिर और बहाउद्दीन ज़िक्रिया इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ये 15 पब्लिक सेक्टर में और 1 प्राइवेट सेक्टर में है जहां वेटनरी की तालीम दी जा रही है। डॉक्टर साहब, आप हुकूमत के मुयस्सर करदा जो वसाइल हैं, जो आप लोगों को दिए गए हैं, चाहे कि वो स्पोर्ट्स के मामलात हैं, चाहे यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के इक़दामात हैं, आप उनसे मुतमईन हैं? मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स की तादाद हर साल एडमिशन्स में प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हमने क्लास साइज़ भी थोड़ा किसी प्रोपोर्शनेटली बढ़ाया है, अच्छा। लेकिन इसके साथ जो रिसोर्सेस हैं हमें वो कम पड़ रहे हैं। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि IT का शोबा बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और अब कोविड के हालात में हर चीज़ ऑनलाइन है, तो हमने डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है ताकि ट्रांसपेरेंट और वो तमाम, उसके लिए वी लुक फॉरवर्ड फॉर HEC एंड ऑल्सो अदर डोनर्स। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी हमें अगर मावनत करे तो हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन और इसके अलावा जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है कि ये इदारा बड़ा कदीम है, इसकी हेरिटेज को भी हमने संभालना है, लेकिन हमें एक मॉडर्न दुनिया के लिए एक नई एक्रेडिटेशन के लिए नई बिल्डिंग की भी ज़रूरत है। तो वो भी तकरीबन 2 बिलियन के लिए हमने एक PSDP में एक प्रोजेक्ट भेजा है इस्लामाबाद, तो अल्लाह करे कि उसकी भी मंजूर हो जाए। ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? ये जोया तकरीबन 120 साल पुरानी, और रेनोवेशन इसकी हर वक्त के साथ साथ इसकी मेंटेनेंस जो है वो जारी रहती है। इसका मायार बरकरार रखने के लिए किस किस्म के इक़दामात किए जाते रहते हैं? हाँ जोया, 3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। नंबर 1, हम चाहते हैं हमारे बच्चों की जो इंडस्ट्री के साथ, अगर वेटनरी है तो फूड है इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री है, मीट इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, उनके साथ इनका लिंक बढ़े। उसके लिए हमने इंटर्नशिप का बहुत अच्छा प्रोग्राम बड़े सालों से चल रहा है, और वो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में कॉपी हुआ बल्कि साउथ एशिया में भी उस मॉडल को अपनाया गया है। नंबर 2, हम चाहते हैं कि जो हमारी रिसर्च हो, तहकीक हो यूनिवर्सिटी की, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च हो, और कोई टेक्नोलॉजी उसमें से निकले जो कमर्शलाइज हो सके, ठीक है जी, ताकि उसका जो फ़ायदा है वो एक आम यूज़र को फौरी तौर पर मिल सके। और नंबर 3, मैं समझता हूँ कि हमें स्कॉलरशिप्स, जो आप शायद इस छोटे से, हमारी 8000 की तादाद है स्टूडेंट्स की, हम 100 मिलियन सालाना मेरिट और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं, जिसमें एक मोर रिसेंटली एहसास का भी कंपोनेंट शामिल हो गया है। तो स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप भी बच्चों को बहुत इंसेंटिवाइज करता है to do more. Indeed. प्रोफेसर नसीम अहमद साहब ने मीटिंग की, जिसमें तमाम HODs को ब्रीफ किया।
इस लाइब्रेरी की हिस्ट्री के बारे में आप हमें बताइए। जी जोया, जितनी मैंने बताया कि इस इदारे की हिस्ट्री है, कमोबेश ये लाइब्रेरी भी उतनी ही पुरानी है, जिसका मतलब है कि अराउंड 139 ईयर्स, और 139 इसमें हार्ड बुक्स भी हैं। अब HEC की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट जो पिछले 10 सालों से चल रहा है, पर्न, वो, और फिर जो हमारी डिजिटल बुक्स की है, मैं चाहूँगा कि असलम साहब हमारे साथ हैं, जो लाइब्रेरियन हैं, वो मुख्तसरन हमारी टीम को बताएंगे। थैंक यू मैम। हमारे पास ओवरऑल कोई 40,000 के लगभग बुक्स हैं हार्ड में। अच्छा। और तकरीबन 10,000 प्लस ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपीज़ मौजूद हैं बुक्स की। और हमारी जो HEC की डिजिटल लाइब्रेरी है, उसमें हमारे जो रेलेवेंट है जितने डाटाबेस हैं, हमें बच्चों को और फैकल्टी को सबको एक्सेस है। उसमें मेजर जो साइंस डायरेक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोफेशन के लिए। आप जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन की वजह से बुक्स हार्ड से सॉफ्ट कॉपी में मुंतकिल हो चुकी हुई हैं। गूगल पे भी आप सर्च करें, आपको बनी बनाई पढ़ी पढ़ी बुक्स पूरी की पूरी आपको पढ़ने को, रिसर्च चीज़ें सब कुछ मिल जाता है। इन किताबों की एक फ़ील होती थी कि न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, एक पेपर को हाथ लगाया जाता है, वो एक अलग एहसास होता था। किताबें खोली जाती थीं, किताबों से प्यार होता था, उनकी हिफाजत होती थी। वो चीज़ें, वो कनेक्शन जो हमारी जनरेशन अब लूज़ करती जा रही है और पहले था लोगों का, वो उस चीज़ को, उस गैप को हम लोग किस तरीके से जो है फिल कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत उम्दा सवाल है, और बड़ा आज के दौर में जब सोशल मीडिया और सेल फ़ोन के अंदर ही हर चीज़ आ गई है, तो ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है कि जिसको एक कहते हैं ना जी, किताब बोलती है, कि वो हम कॉन्सेप्ट को लेके आएँ और बच्चों में उसको, तो उसमें वी हैव टू मेक द प्रेमिसेस मोर अट्रैक्टिव, और उसको हम गाहे बगाहे बच्चों को, सोसाइटीज़ हैं उनमें आगाह भी करते हैं। और बहुत से टीचर्स हमारे बड़े स्ट्रिक्ट हैं, जिसमें जब मैं भी पढ़ाता था कि एक जो टेक्स्ट बुक है वो लाजमन थ्रू आउट सेमेस्टर वो चलनी है आप, और उसको फिर साथ साथ पढ़ना भी, और उसके साथ ना सिर्फ इधर टेक्निकल बल्कि जो इल्म व अदब और फ़नून लतीफ़ा तमाम हमने सेक्शंस भी रखे हुए हैं। लाइब्रेरी से कंप्यूटर लैब के लिए रवाना हुई और कंप्यूटर लैब का दौरा किया। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि इस यूनिवर्सिटी का क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले कर रही है ओवरऑल वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट में? जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। तो मैं बता दूं कि इट इज़ द कोलैबोरेशन रिसर्चर, इंडस्ट्री एंड लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट। जिस तरह मर्जिंग चैलेंजेस हैं लाइफ स्टॉक के, डेयरी के, पोल्ट्री के, उसके लिए जो है ना इन सर्विस जितने वेटनेरियंस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स डे टू डे जो चैलेंजेस आते हैं उसके लिए हम यहाँ पे मुख्तलिफ सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज जी दोनों साइड पे है। जो नई लेटेस्ट रिसर्च होती है वो भी स्टेक होल्डर्स के अंदर जो है ना उसको शेयर करने के लिए हम उनको कॉल करते हैं जी कि ये लेटेस्ट जो है ना मेडिसिन है, और इस तरह जो है ना वो प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। सही।
लैब के बारे में, बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबॉर्ट्री ने जब कोरोना फैला है क्या रोल प्ले किया? बिल्कुल जी, बहुत ही मुझे यहाँ पर खुशी होती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेस लाहौर ने ये लेबॉर्ट्री का क़याम, मैं 1 मिनट में तारुफ भी कराता हूँ डॉक्टर साहब का। हम पहले से ही ये बड़ी एक हाई लेवल की लेबॉर्ट्री है और उसकी तफसील में जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो बहुत से पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस जो नेस्टी हैं उसके लिए ये एक लेवल होता है, बनाया गया। जब पिछले साल फरवरी में कोरोना वुहान से निकला तो हमारी टीम ने ये ज़रूरत समझी कि हमें इस पर भी तो जल्दी हमने फिर इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। चांसलर साहब, चौधरी सरवर साहब ने इसका इफ्तिताह किया और वो फिर सिर्फ फ़ोटो सेशन ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब की टीम ने उस अप्रैल से लेकर और आज हम अक्टूबर की 12 तारीख को हैं कि तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा 300,000 मोर सैंपल्स हम 4 लाख से ज़्यादा, सॉरी आई हैव टू करेक्ट। लेवल 3 से क्या मुराद है? अच्छा, लेवल 3 का मतलब ये होता है कि ये वो पैथोजन दैट अनकरेक्टराइज हैं, जैसे कोरोना इनिशियली अनकरेक्टराइज था, उसका हमें पता नहीं था, तो ऐसे पैथोजन्स को BSL 3 में हैंडल करते हैं। वो जो छोटे जो करेक्टराइज होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट होता है, जिनकी वैक्सीन होती है, वो BSL 2 में और 1 में हैंडल किए जा सकते हैं। लेकिन जिनकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनको BSL 3 और BSL 4 में हैंडल करते हैं। तो बेसिकली आपका इनिशिएटिव था? हमारा अपना इनिशिएटिव था, क्योंकि मेरा जो है SIAG जो कोरोना एडवाइजरी ग्रुप है, मैं उसका मेंबर हूँ। तो उस मेंबर होने की वजह से फिर हमने कहा कि हम टेस्ट करते हैं। तो अभी तक जो है हम 4.5 लाख के करीब टेस्ट करते हैं। हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 100 से शुरू हुई थी पर डे, अब हम 3 से 4 हज़ार टेस्ट पर डे कर लेते हैं। आज जी आजकल भी जो है हम क्योंकि अब कोरोना कम हो गया है तो 1000 टेस्ट अभी भी डेली हम लोग कर रहे हैं। सर मजीद भी आप समझते हैं कि हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे इस बीमारी को लेकर? जैसे मैं बता रहा था कि इसमें चैलेंजेस तो अभी और हैं, क्योंकि अभी इस वायरस का पता नहीं इसने होने वाला। जी ये मे भी 2-3 साल लग जाए इसने म्यूटेट होकर किस तरफ चले जाना, नोबडी नोज जो है। लेकिन इसमें एक और चैलेंज हमें जो मिला था वो मिला था कि वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। तो लकीली आप क्या समझें कि मैं आपको न्यूज़ ब्रेक करता हूँ, पहले जियो ने भी ब्रेक की थी न्यूज़ कि हमने वो वैक्सीन कोरोना की पाकिस्तान के अंदर पहली वैक्सीन बन गई है, जिसके पूरे एनिमल ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरी आज ही सेक्रेटरी साहब से बात हो रही थी, तो ये कैबिनेट में जा रहा है इसका नाम रखने के लिए और फर्दर जो क्लिनिकल ट्रायल की जो परमिशन के लिए वो आगे फर्दर ये जा रहा है। लेकिन वो लोग जिन्होंने दूसरी वैक्सीनेशन करवा ली हुई है पहले, क्या वो इस वैक्सीन की तरफ आएंगे? देखिए जो अभी तक वैक्सीन बनी है उनकी लाइफ बड़ी थोड़ी मतलब 5-6 माह तक रहेगी। हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये कोरोना अब जाना नहीं है, यहीं रहना कोरोना। तो हमें वैक्सीन अगेन एंड वैक्सीन वो जो इतना फॉरन जो यानी से 5 से 6 महीने का स्पैन है इसकी सेफ्टी का। एग्जैक्टली उसके जो टाइटर जो है इतनी देर चलता है। आसिम साहब ये जो पेट सेंटर है ये इसका क्या फंक्शन है वेटनरी यूनिवर्सिटी में, आप बताइए इसके बारे में। शुक्रिया जी आपको यहाँ तशरीफ़ लाने का। पेट सेंटर में हम तमाम तरह के पेट एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। यहाँ पे मोस्टली हमारे पास डॉग्स आते हैं, कैट्स, फैंसी बर्ड्स और कोई भी पेट एक्जॉटिक्स में भी बाज़ आ जाते हैं, जैसे कि लायंस रखे हुए हैं लोगों ने या स्नैक्स भी आ जाते हैं, इस तरह के एनिमल्स भी आ जाते हैं। अच्छा। इस पेट सेंटर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। हम इस वक्त जिस हिस्से में खड़े हैं इसे डॉग हॉस्पिटल कहते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ डॉग्स को ट्रीट करते हैं। 24 आवर्स यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है? जी यहाँ पे 24 आवर्स सर्विस है और 3 शिफ्ट्स में हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ हर वक्त अवेलेबल होता है। ठीक है। और जो बिल्डिंग की दूसरी साइड पे है वहाँ पे हमारे कैट हॉस्पिटल है, वहाँ पे कैट्स को अलग एग्जामिन करते हैं, क्योंकि डॉग और कैट्स एक दूसरे के साथ ज़रा कैट्स डरती हैं, तो इन्हें हमने सेपरेट कर दिया जी। तो यहाँ पे केसेस की क्या रेशो है? एक दिन में आप कितने केसेस, आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स कितने ट्रीट करते हैं? ऑन एन एवरेज हमारे पास पर डे तकरीबन 300 डॉग्स आते हैं। डॉग और कैट सारे पेट्स मिक्स। QOL
के क्या फंक्शंस हैं और यहाँ पे किस किस्म के जानवरों को ट्रीट किया जाता है? हम इस वक्त मौजूद हैं क्वालिटी ऑपरेशंस लैब में, और यहाँ पर इसके 3 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे तो हमारे जो साइंसदान हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं जिसमें साइंस पे तहकीक की जाती है। इस लैब में जहाँ अब हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम जीन्स के साथ मैनिपुलेट करके वो जरासीम जो बीमारी पैदा करते हैं उनको ऐसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं कि वो बीमारी पैदा नहीं कर पाते। अच्छा। और उनको फिर हम हिफाजती टीकों की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जब ऐसे जरासीम इस्तेमाल किए जाते हैं तो बीमारी पैदा करने वाला जरासीम फिर उन जानवरों में बीमारी पैदा नहीं कर पाते। अच्छा, आप कब से हैं इस लैब में? मैं इस इदारे में तो 2006 से हूँ, और यहाँ का चार्ज? इस लैब का चार्ज मुझे दिया गया है ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? ये लैब जब मैंने इसको टेकअप किया है तो हमारे मोहतरम वाइस चांसलर साहब ने मुझे ये टास्क दिया था कि इस लैब को इसके ओरिजिनल स्कोप पे लेके जाना है। ठीक है। और अगर मैं इसके ओरिजिनल स्कोप की बात करूं तो इस लैब को बनाया गया था फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़। ठीक है। इसके 2nd फ्लोर पे हम जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम। उसमें एक का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि हम मिल्क एडल्ट्रेशन किट बना के हमारे मुल्क के जो डिफरेंट इदारे हैं उनको हम दे रहे हैं, एजेंसीज़ को दे रहे हैं, और उस किट को इस्तेमाल करते हुए ये जो दूध सप्लाई किया जाता है इसमें जो मिलावट है उसको पकड़ा जाता है। दोपहर का खाना यूनिवर्सिटी के रेस्ट हाउस में खाया। डॉक्टर साहब, SPCA के बारे में बताइए कि इसका क्या फंक्शन है? ये सोसाइटी और इसका जो एक्ट है ये 1890 से सब कॉन्टिनेंट में ये राइज है। अभी रिसेंटली इसकी जो अमेंडमेंट्स भी हुई हैं पार्लियामेंट से भी और सेनेट से भी। तो इसके अंदर जो पुरानी सज़ाएं थीं, कोई अगर आप जानवरों के साथ कोई बदसलूकी कोई करता है तो उसकी सज़ाएं पहले सिर्फ कोई किसी की 50 रुपये थी, कोई 100 रुपया था। अच्छा। तो वो अब हज़ारों और लाखों में कर दी गई हैं। ठीक है। इसी तरह ही अगर कोई इस तरह को बदसलूकी करता है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट भी है, 3 माह तक उसको सज़ा भी दी जा सकती है अगर कोई उनको रखता है और उसको सही तरह खिलाता पिलाता नहीं है या कोई बदसलूकी करता है। तो ये बुनियादी तौर पे इस एक्ट के तहत ये प्रोगेटिव है। ये SPCA इदारा महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के तहत काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज के अंदर प्रेमिसेस में ये वाक़या है। डॉक्टर साहिबा, वेटनरी आउटडोर हॉस्पिटल बनाया क्यों गया? बनाया, ये सबसे थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी कि सबसे पुराना हॉस्पिटल है ये पाकिस्तान की तारीख का, और ये जहाँ पर जानवरों के इलाज के लिए इसको सहूलत को बनाया गया, और ये पाकिस्तान बनने से पहले से मौजूद है यहाँ पर। उसके बाद जब पाकिस्तान बना उसमें ये बहुत सारी इसमें तब्दीलियाँ हुई, और स्पेशल ये पहले इक्वाइन के लिए था, उसके बाद ये बोवाइन और रूमिनेंट्स, लार्ज रूमिनेंट, स्मॉल रूमिनेंट, सारे एनिमल्स जो है यहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं। आजकल के मौसम में किस तरह की बीमारियाँ जानवरों में फैलती हैं? आजकल आप ये देख लें कि ये मौसम है, सर्दी आ रही है, गर्मी जा रही है, और इसमें टिक बॉर्न डिजीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। जैसे बेबेजियोसिस, थ्लेरियोसिस, ट्रिपनोसोमियासिस, इस किस्म की। उसमें जानवरों में ये होता है कि इसमें बुखार हो जाता है एक किस्म का, ठीक है, और मुख्तलिफ इसमें अलामात ज़ाहिर होती हैं। उसमें खून में एक किस्म का जरासीम है जो कि
खून के सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अच्छा। ठीक है, उसके लिए फिर स्पेशल हर जो बीमारी है उसका स्पेशल एक ट्रीटमेंट है, उसको स्पेशल उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, कितने अरसे से आप आउटडोर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? मैं जी यहाँ पे 2004 से जहाँ पे काम कर रहा हूँ। इट्स अबाउट कोई 16-17 ईयर्स हो गए हैं जहाँ पे मुझे काम करते हुए। आपका तजुर्बा कैसा रहा है और इस आउटडोर हॉस्पिटल का क्या पार्ट है जानवरों की निगहदाश्त में, इनके ख़िलाफ़ जो इनमें जो बीमारियां पैदा होती हैं इनके ख़िलाफ़ जो आप लोग इक़दाम लेते हैं, किस हद तक इफ़ेक्टिव रहा है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक्चुअली जो मैंने जहाँ पे जो देखा है, हमारे पास जो एनिमल्स के केसेस आते हैं अक्सर औकात में ऐसे केसेस आते हैं जो बिगड़े हुए होते हैं, जिनको जा तो लोग तब लेकर आते हैं जब जानवर हाथ से निकलने वाला हो जाता है। लोगों ने खुद से ट्रीटमेंट ऑलरेडी पहले वो करते हैं, या जो लोकल क्वैक्स होते हैं, हकीम होते हैं, जो सियाने होते हैं, उनसे वो टोटके वगैरह करवा के, और जब हाथ से बात नहीं कर रही होती है तो देन वो जहाँ पे लेके आते हैं, तो देन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं उस एनिमल को ट्रीट करने की, और अक्सर औकात हम उसमें कामयाब होते हैं। अच्छा। और उससे ये कि लोगों का जो एतमाद है इस हॉस्पिटल के ऊपर, और यही लाहौर से ही नहीं, इस तरह के जो केसेस होते हैं बिगड़े हुए, वो पूरे बाज़ औकात पेशावर तक से भी केसेस यहाँ पे आते हैं। ओके। तो पंजाब से तो एक आम सी बात है कि पत्तों की से, कसूर से और गुजरांवाला से, जो नज़दीक के जो अज़ला हैं वहाँ से, चकवाल से, इस तरह के केसेस जो हैं वो अक्सर आते हैं। जी। और स्पेशली जो कीमती जानवर होते हैं, कोई कीमती घोड़ा है या कीमती कोई गाय है, तो वो यहाँ पे आते हैं। थैंक यू सो मच सर। आउटडोर हॉस्पिटल से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए रवाना हुए। आप कब से स्पोर्ट्स सेंटर में चार्ज संभाले हुए हैं? जी 2010 में मेरी यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हुई है, और एज असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स मैं यहाँ पे सारा फीमेल की स्पोर्ट्स को भी देखते हैं और मेल स्पोर्ट्स को भी हम देखते हैं। किस किस्म के स्पोर्ट्स यहाँ पर कराए जाते हैं? मैम ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इंडोर हॉल है, इसमें हमारे पास बैडमिंटन की फैसिलिटी है, बास्केटबॉल की है, टेबल टेनिस की है, जूडो का है, रेसलिंग है, ताइक्वांडो है, और हम लोग HEC इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में टॉप 3rd हैं ऑल ओवर पाकिस्तान HEC से। कोरोना में बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज़ थी? ये सब बंद था या बच्चे स्पोर्ट्स के लिए आते थे? नहीं, एक्चुअली हमारी क्योंकि रैंकिंग स्पोर्ट्स में काफ़ी HEC में अच्छी है, तो हमने कोविड में भी हमने ऑनलाइन चेस क्लासेस का अरेंज किया था, और इसके अलावा ये ऐसी जिसमें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है उनको भी हम कंडक्ट करवाते हैं। स्पोर्ट्स की बेसिस पे भी बच्चों को एक्सेप्शनल मार्क्स दिए जाते हैं? हमारी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, हम लोग उनको वैसे बहुत इनकरेज करते हैं, बेनिफिट देते हैं, ट्रैक सूट डेली अच्छी हमारी होती है, लेकिन मार्क्स के सिलसिले में हम फेवर नहीं करते हैं। आपसे 2 सवाल करूँगी। पहला सवाल तो ये कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली के साथ लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करते हैं? ठीक, बड़ा मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा मेरा जो टाइम स्पेंड होता है वो ऑफिस में, और बच्चों को बड़ा इतना मैं वक्त दे नहीं पाया गुज़िश्ता पूरी प्रोफेशनल लाइफ में। चाहे मेरी जॉब थी या PhD कर रहा था, फिर यहाँ भी बड़ी डिमांडिंग है जी। उसका फिर ये वे आउट निकाला है कि समर में एक आध दफ़ा ज़रूर मैं ब्रेक लेता हूँ और उनको साथ कहीं मिनी वेकेशन चाहे इधर ही हो, तो वी ट्राई टू गो आउट एंड हैव सम फैमिली टाइम। सयाहत का शौक़ है आपको? जी बिल्कुल, मैंने तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही देखा है वाइल ग्रोइंग एंड कॉलेज, और फिर उसमें जब अमली ज़िंदगी में भी आए, कश्मीर से लेकर गिलगित से लेकर कोयटा, चमन और कराची, सिंध का शायद सहरा थोड़ा नहीं देखा, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में जाने का इत्तेफाक हुआ तो बड़ा एहसान है। भावलपुर का पाकिस्तान से बाहर? जी, पाकिस्तान से भी बाहर। ये तहकीक और रिसर्च में
मैं फार ईस्ट नहीं, लेकिन यूएसए तो मैं 8 साल तकरीबन 2 स्टेंट्स में था, तो सारे बड़े मेट्रोपोलिसेस, और न सिर्फ सियाहत बल्कि ये भी था कि सीखने के उसमें एक वो भी थी। और फिर कॉन्फ्रेंसेस में जाने के इत्तेफाक से तकरीबन बैंकॉक क्या तो यूरोप तकरीबन पूरा ही इत्तेफाक हुआ जाने का, और बहुत कुछ सीखा, और नेटवर्किंग भी इससे बड़ी डेवलप हुई। और जहाँ जहाँ साइंसदान हमारे से मुताल्लिक़ हैं एनिमल वेट साइंसेस के, वो पूरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारी नेटवर्किंग है। आपसे एक आखिरी सवाल मेरा, मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी तमन्ना जो दिल में हो, या आप प्लान करके बैठे हो कि ये मुझे करना है, ये मुझे ज़िंदगी में अब मिल जाए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा? मेरी बड़ी ख्वाहिश है इस इदारे के साथ ही, और मेरी पर्सनल भी एज अ प्रोफेशनल, कि जो एक हमने मिशन शुरू किया है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ऑफ वेटनरी प्रोग्राम, वो अगर मेरी ज़िंदगी में ही ये इसकी हमें कोई वो हो जाए कि ये इन प्रोसेस आ गई है, तो मैं समझता हूँ वो बहुत ही मुझे खुशी होगी। सर थैंक यू सो मच।